उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका नाम है देव और ये हैं जिंद हरियाणा से। मैंने शाम के कार्यक्रम में इनके बारे में एक बात कही है, शाम वाला भी कार्यक्रम जरूर देख लीजिएगा। 2015 के ये जातक और छोटा सा सवाल कैसा है सब कुछ बता देता हूँ। कार्तिक माह में इनका जन्म हुआ है, इस वजह से जातक थोड़ा जिद्दी हो सकता है। दक्षिणायन में जन्मे होने से समस्याएं थोड़ी आ सकती हैं, मतलब जीवन में एक ढर्रे पे जब व्यक्ति चलने का प्रयास करे तो थोड़ी सी बाधाएं उपस्थित हो सकती हैं, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो करियर को लेकर के हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर के हो, चाहे आत्मबल को लेकर के हो, चाहे समाज में जो एक स्थिति होती है जिसको मेंटेन करने की सबको आवश्यकता होती है उसको लेकर के हो। ये चीजें थोड़ी सी समस्या कर सकती हैं। हेमंत ऋतु में जन्मे होने के कारण व्यक्ति कई बार दूसरों के लिए जल्दी खड़ा हो जाता है, पर जब अपने लिए बात आती है तो थोड़ा रुक सा जाता है या प्रेम की भाषा समझता है। गुरुवार के जन्मे होने से गुरुत्व है, गंभीरता है और व्यक्ति जो है वो क्रियात्मक रूप से बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी चीज व्यक्ति करेगा वो गंभीरता के साथ करेगा। ऐसे शुद्र बुद्धि वाली बात नहीं होगी और न ही अल्हड़पन से युक्त होकर के करेगा। कृष्ण पक्ष के तृतीया तिथि के चंद्रमा शुभ ग्रह होंगे। इसका मतलब है कि व्यक्ति के पास एक संतुलित आय हो सकती है। इसका मतलब है कि व्यक्ति सरकारी क्षेत्रों से भी जुड़ करके या काम कर सकता है। आगे बढ़ता हूं। संतानोत्पत्ति में समस्या नहीं होगी। रोहिणी नक्षत्र में जन्मे होने के कारण व्यक्ति सुंदर है, अच्छे बुद्धि वाला है और व्यापार भी कर सकता है, पार्टनर के साथ जुड़ करके भी कोई काम कर सकता है और साथ ही साथ व्यक्ति जो है वो नौकरी भी कर सकता है। मतलब ये एक अच्छी बात है जिसे मैं एक अच्छे स्तर पे कह सकता हूँ। वरीयान योग वणिजकरण में होने से व्यक्ति अगर खुद का व्यवसाय भी अगर कल को शुरू करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है, उसमें इसको स्थिति रहेगी। वैश्य वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण व्यक्ति राजसिक है और जो है वो सात्विकता थोड़ी कमी है जीवन में, शुद्ध तत्व की कमजोरी है, लेकिन राजसिक गुणों का प्रभाव ज्यादा है कुंडली में। इनकी कुंडली में चंद्रमा शुभग्रह हो रहे हैं। दक्षिणायन में जन्म थोड़ा कमजोर करेगा, आत्मबल को, स्वास्थ्य को कमजोर कर सकता है। इन चीजों पे ध्यान देना होगा। गुरुवार का दिन बहुत अच्छा होगा जातक के लिए। अब इस कुंडली में थोड़ा सा आपको मैं लग्न पे लेके आता हूँ। यहाँ लग्न बना मिथुन राशि, बहुत बढ़िया। यहाँ शुभग्रह का नवांश और यहाँ पे सूर्य का दशमांश बना, जिसके अधिपति सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में बैठे हैं छठे स्थान में 10 नंबर की कुंडली में। व्यक्ति को सरकारी क्षेत्रों में लाभ देने वाले और साथ ही साथ वो एक अच्छी स्थिति में बैठे हैं, जिसपे कि अगर मंगल को देखते हैं तो मंगल बढ़िया अग्नि तत्व के ग्रह होकर के भूमि तत्व की राशि में थोड़े से संभवतया कमजोरीपन का एहसास जरूर होगा, पर व्यक्ति के जीवन में कर्म और व्यक्ति के जीवन में सभी लोगों का सुख, या फिर एक तरीके से ये कह सकते हैं कि उसके जीवन में जो है वो एक जो फॉर्चून होता है वो बहुत अच्छा है। ये कहने का मतलब मेहनत बहुत बढ़िया और व्यक्ति के जीवन में कम्युनिकेशन और काम को लेकर के सकारात्मक भाव और परिणाम की स्थिति, ये सब व्यक्ति के जीवन में है। चतुर्थ स्थान के अधिपति का चतुर्थ को देखना, ये कर्म क्षेत्र को बहुत ही सुजागर और मजबूत करने वाला बना रहे हैं। लग्न कुंडली में जो 3 नंबर लिखा वो यहाँ की राशि है, जो मूलतया यहाँ बनती है 3 नंबर, और वो लग्न में बना। इसका मतलब है कि व्यक्ति जो है वो बहुमुखी है, भुजाओं का धनी है और सुंदर होगा। राजकुमार की भांति उसके नेत्र और कपोल होते हैं और व्यक्ति एक पैर पर तीखी चाल चलने वाला होता है। पर मिथुन लग्न वाले थोड़े मैथुन प्रिय ज्यादा होते हैं, इस वजह से स्त्रियों के पीछे आकर्षित होने का भाव और बहुत ही हिंसात्मक हो जाते हैं कई बार लक्ष्य को लेकर के, और बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक भी होते हैं। मतलब जब वो आशा पूरी नहीं होती है और कॉम्पिटिटिव बहुत ज्यादा होते हैं, ये बात देखने को बनती है। पर कई बार जब वो जो चीज चाहते हैं वो नहीं मिलता, इस वजह से उसकी ही आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो लगातार भागते रहते हैं और अंत में कुछ भी हासिल नहीं होता। कई बार ऐसा भी होता है। गुरु मंगल और शुक्र का एक साथ बैठना। गुरु कौन है इस कुंडली के लिए? सप्तम और दशम के अधिपति, जो कहां बैठे? अपने भाव से पंचमस्थ। शुक्र कौन है इस कुंडली के लिए? पंचम के अधिपति, यानी कि सप्तम और पंचम के अधिपति एक साथ। मंगल कौन है इस कुंडली के लिए? बनते हैं लाभ के अधिपति, यानी कि लग्न और सप्तम दशम और जन्म कुंडली में 12वें या पंचम और एक बार मंगल जो कि एकादशवें के अधिपति, यानी कि इस भाव के अधिपति का, 11वें भाव के अधिपति का गुरु के साथ जाना, ये लाभ और लाभ के प्रभाव को विकसित करे, बहुमुखी बनाए, मेहनती बनाए और साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन में जो भी वो मेहनत करना चाहता है उसको उसके परिणाम भी प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पे शुक्र के बैठ जाने से कई बार ये थोड़ी कमजोरी जरूर होगी
कि पराक्रम थोड़ा देर से परिणाम भी कर सकता है, लेकिन ये एक अच्छी स्थिति भी होगी क्योंकि यहाँ पे दो मित्र बैठे हैं, गुरु और मंगल का प्रभाव यहाँ पे ठीक रहेगा। पूर्वा फाल्गुनी के बैठे हैं और ऐसी स्थिति कमजोर नहीं कहूंगा। वस्तुतः एक बात और कहूंगा कि वहां पे मंगल जो बैठे हैं वो बैठे हैं उत्तरा फाल्गुनी के, और गुरु और शुक्र पूर्वा फाल्गुनी। अब जरा ध्यान से समझिए, तो इनकी कुंडली में जो स्थिति बन रही है, वैसे में नवमांश कुंडली में मंगल को लग्न में ही देखा जा रहा है, और यहाँ पे मंगल मित्र की राशि में, यहाँ भी मित्र के नवांश में, यहाँ भी सूर्य 10 नंबर की राशि में, यहाँ भी सूर्य 10 नंबर की राशि में, और यहाँ पे गुरु जो बैठे हैं वो जन्म कुंडली में अपनी राशि के, यहाँ पे मित्र की राशि में, यहाँ पे गुरु जो बैठे हैं वो जन्म कुंडली में तुला के बैठे हैं, जिसके अधिपति 12 में जा रहे हैं। इसका मतलब ये होता है, ये टोटल का मतलब है कि व्यक्ति की कुंडली में गुरु का, व्यक्ति की कुंडली में सूर्य का और व्यक्ति की कुंडली में मंगल का प्रभाव ज्यादा अच्छा दिख रहा है। टेम्पररी नहीं, टोटल टाइम, हमेशा के लिए। मिथुन लग्न की कुंडली के लिए गुरु जो होते हैं वो सप्तम के अधिपति होते हैं और बुध जो होते हैं वो चतुर्थ के अधिपति होते हैं। चतुर्थ और लग्न के अधिपति होकर के चतुर्थ में बैठना राहु के साथ व्यक्ति की माता को बुद्धिशाली बनाने के साथ साथ व्यक्ति को भी बहुत ज्यादा तीव्र सोचने वाला बना देंगे, क्योंकि अष्टम भाव के अधिपति शनि जो है वो जन्म कुंडली में अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो व्यक्ति के पास आयु के साथ साथ व्यक्ति में अन्वेषण की क्षमता बहुत ही प्रबल और बहुत ही ज्यादा दिमाग लगाने वाला, मतलब जो चीज नहीं भी सोचना हो उसको भी व्यक्ति पहले से सोच करके बैठा है, और बहुत ही भविष्य की बात समझने वाला और भविष्य में सेंध लगाने वाला होता है। बड़ी अद्भुत बात है ये जातक के अंदर ये गुण है। और उसके बाद लग्न के अधिपति को जन्म कुंडली में देखिए चतुर्थ स्थान में स्वग्रही होकर के भद्र योग बनाना, और उसके पीछे गुरु मंगल जैसे ग्रहों का बैठना और आगे सूर्य का बैठना, जो सूर्य नीच के हैं, जिनका नीचभंग तो हो जाएगा क्योंकि परिवर्तन कर रहे हैं। गुरु के साथ बैठने के कारण शुक्र जो कि पंचम के अधिपति हैं, व्यक्ति को ज्ञान और ज्ञान से संपन्न, लेकिन सूर्य नीच के होने के कारण कई बार व्यक्ति जो होता है वो पिछले जन्म में दूसरों को सता करके आया हुआ रहता है, या कई बार पिछले जन्म में वो सेठ के घर में जन्म लेते हुए भी दान पुण्य नहीं करता है। इस वजह से व्यक्ति कंजूस प्रवृत्ति का भी हो सकता है, या उसके आत्मबल को या जीवन में नैतिक तत्वों की कमजोरी भी देखी जा सकती है। इसलिए ही मैंने मिथुन लग्न के बारे में बात कही थी कि क्रूर और निर्दयी हो जाता है, ये बात दिखती है। हालांकि बहुत बाहर से सॉफ्ट नहीं है भले, पर अंदर से बड़ा ही कोमल स्वभाव का होगा। ये एक नेचर होता है जो कि कई बार सामने से दिख जाए या नहीं भी दिखे। इनकी कुंडली में अष्टम भाव के अधिपति को अष्टम भाव का देखना, ये एक अच्छी बात होगी। शनि की तीसरी दृष्टि आयु देगी और व्यक्ति को खोजबीन में रखने वाली और बहुत अच्छी बात होगी। गुरु का प्रभाव यहाँ के लिए दाम्पत्य और डेली बेसिस के इनकम के लिए अच्छा, साथ ही साथ सोशल लाइफ के लिए भी अच्छा होगा और व्यक्ति के दिनचर्या को संतुलित रखने वाला होगा। लग्न के अधिपति का राहु के साथ बैठना बहुमुखी और बहुआयामी बनाना, और साथ ही साथ जीवन को जो है वो कई तरीके से देखने वाला और अलग तरीके का जो है वो दार्शनिक प्रभाव विकसित करता है। धर्म भाव पे गुरु और मंगल और शुक्र का देखना व्यक्ति को धार्मिक बनाने के साथ साथ व्यक्ति के भाग्य में नौकरी और पदस्थ अधिकारी बनने का योग लगाने के साथ साथ शिक्षकीय गुण और दूर जाकर के यात्रा करके शिक्षा ग्रहण करने वाला बना देते हैं। व्यक्ति अपने जन्म स्थान से उत्तर दिशा की तरफ जा सकता है, धन कमाने के लिए व्यक्ति पूर्व दिशा की तरफ जा सकता है। इनकी कुंडली के लिए मेष राशि, कुंभ राशि और तुला राशि अच्छी साबित हो सकती है। सूर्य के नीच का होना, गुरु का शुक्र के साथ बैठना और गुरु का मंगल के साथ बैठना, लग्नेश बुध का राहु के साथ बैठना व्यक्ति को घमंडी और जिद्दी बना सकता है। ये एक पूरा का परिणाम है। सूर्य जो है वो स्वाति नक्षत्र में बैठे हैं, जिसके अधिपति राहु जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान में बैठ करके व्यक्ति के माता को चिंता में डाल रहे हैं, और साथ ही साथ व्यक्ति को खुद, यहाँ पे राहु और बुध को जरा समझिएगा तो राहु 6 डिग्री के हैं और बुध 29 डिग्री के हैं। इसका मतलब है कि बुध अपनी यात्रा खत्म कर रहे हैं, इस राशि को वो संपूर्णतया ये इस भाव को भोग चुके हैं। इसका मतलब ये होता है कि राहु जो है वो अभी शुरू कर रहे हैं, बुध को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और बुध जो है वो टोटल आगे निकल रहे हैं। इसका मतलब यह होता है कि यहाँ पे जड़ दोष जैसी कोई बात नहीं होगी, और यहाँ पे व्यक्ति जो है अपना संपूर्ण प्रभुत्व स्थापित करता है अपने दिमाग पे, मतलब वो खोखलेपन से युक्त नहीं है, उसकी बुद्धि बुद्धिशाली है। क्योंकि चतुर्थ स्थान में अगर चतुर्थेश बैठेंगे और साथ ही साथ शनि इस भाव से तृतीयस्थ होकर के बैठेंगे और चौथी दृष्टि 10वीं दृष्टि से गुरु को, मंगल को और शुक्र को देखेंगे, तो भाग्य में भी लाभ देंगे। क्योंकि मिथुन राशि के लिए भाग्येश जन्म कुंडली में अगर देखेगा और उसकी राशि बन रही है अष्टम भाव के अधिपति होने से, भाग्य भाव के अधिपति होने के साथ साथ अष्टमेश का दोष भी लगेगा, लेकिन ये दोष
ठीक रहेगा, क्योंकि वापस उसको वो उस भाव का अधिपति देख भी रहा है। एक बात बताता हूं, जब जन्म कुंडली में शनि की स्थिति को आप गंभीरता से विचार कर रहे हैं तो गौर से समझने की बात है, वो वृश्चिक राशि में बैठे हैं और उस राशि का अधिपति मंगल उसे देख रहा है। शनि और मंगल का संबंध जब छठे भाव से हो जाए तो व्यक्ति डॉक्टर या कई बार हृदय रोग विशेषज्ञ भी हो जाता है, और कई बार कई तरीके से चीर फाड़ करने वाला और बीमारी से ग्रसित होने वाला, बीमारी से पाला पड़ने वाला भी हो जाता है। शनि मंगल का संबंध जन्म कुंडली के छठे स्थान से है, व्यक्ति आसानी से डॉक्टर भी बन सकता है। इनकी कुंडली में उसके योग बड़े अच्छे हैं। मंगल जो बैठे हैं वो उत्तरा फाल्गुनी के बैठे हैं, और ऐसी स्थिति में सूर्य नीच के हैं, ऊर्जा की कमजोरी देखी जा सकती है। ये बात है। गुरु का तीसरे भाव में बैठना ठीक नहीं होगा, लेकिन नवांश कुंडली में तुला का बैठना ठीक नहीं होगा। दशमांश कुंडली में गुरु का यहां बैठना अपडेट रहने के लिए व्यक्ति के ऊपर दबाव रहे, प्राइवेट सेक्टर में काम करे तो हमेशा उसके ऊपर इस बात का दबाव रहे कि नया कुछ करते रहो, और साथ ही साथ खोजबीन करने वाला, काम को लेकर के क्रिएटिव होने वाला, ऐसा बना देते हैं। समझ में आ रही होंगी चीजें। आप लोग शाम का भी कार्यक्रम जरूर देखिएगा पूरे मन से, और रोज दिन का कार्यक्रम जरूर देखा करिए। कमेंट डेली देखने के बाद आपको कम से कम प्ले स्टोर पे JYOTISHHILAKSHY सर्च कर लेना चाहिए। वहां भी मेरे प्रत्येक दिन के कार्यक्रम मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पे NAKULPARASHARA से सर्च कर सकते हैं, वहां भी कई सारे रील बना के रखे हैं। ये आपकी कुंडली में लग्न के अधिपति का चतुर्थ में बैठना अच्छी बात है। धन भाव के अधिपति का 12वें उच्च का होना संतुलित और श्रेष्ठ धन व्यय दिखता है, क्योंकि इस भाव से केंद्र में अगर मंगल बैठे हों तो व्यक्ति के पास धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, भूमि, भवन, वाहन, इन सब चीजों का सुख मिलेगा। कैसे? क्योंकि इस भाव से निकटस्थ ही मंगल बैठे हैं, और इस भाव में एक चीज और देखी जाती है कि व्यक्ति के पास चल अचल संपत्ति कैसी है। तो चल अचल संपत्ति का जो भाव है वो वही चौथा भाव है जो जन्म कुंडली का लग्न से चौथा होना, और चंद्रमा का मंगल से चतुर्थस्थ जाना, चंद्रमा से मंगल का व्यक्ति को ऊर्जावान और संपत्तिवान बना देता है। मंगल और शनि का संबंध व्यक्ति को कई बार जो होता है वो बहुत ही तीखे तरीके से प्रतिक्रियावादी या प्रतिक्रिया करने वाला, व्यक्त करने वाला बना देता है। समझ में आ रही होंगी चीजें। अब चंद्रमा पे आता हूं। चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र के और उच्च के व्यक्ति के पास मोक्ष की प्राप्ति करने के योग और मन को संतुलित यहां पे देखा जाएगा। ये मन कमजोर नहीं है, क्योंकि वस्तुतः धन भाव के अधिपति होकर के 12 में बैठे हैं। बाहर से व्यक्ति धन कमाने जाए तो बहुत अच्छा रहे, बाहर से शिक्षा ग्रहण करने जाए तो बहुत अच्छा रहे, जितनी जल्दी हो सके स्कूलिंग शुरू हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। ज्ञान पक्ष व्यक्ति का ठीक है, नेत्रों में कमजोरी हो सकती है, सर दर्द की समस्याएं हो सकती हैं, कभी कभी मन न लगने की शिकायत व्यक्ति कर सकता है, कभी कभी कुछ भी खाने का मन न करे और कभी कभी बहुत सारी चीजें खा ले। मतलब भोजन जो है वो अनियंत्रित होता रहता है, कभी ज्यादा कभी कम। व्यक्ति मीठे पकवानों का बड़ा ही प्रिय होता है। क्लियर है? इतनी सी बात है। मंगल जो है वो जन्म कुंडली में, चंद्रमा बहुत अच्छे हैं इस कुंडली में, खराब नहीं है। इस कुंडली में कमजोर थोड़े सूर्य जरूर होंगे, क्योंकि नीच के हो रहे हैं, जिनका नीच भंग परिवर्तन के कारण हो रहा है, पर बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। इस वजह से व्यक्ति के नैतिक तत्वों की जिम्मेदारी जातक के पिता और जातक के माता पे रहेगी कि उसको सही संस्कार दिए जाएं और उसको बिल्कुल ही सही नेचर दिया जाए। क्योंकि अगर जैसे ही कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति कमजोर हो रही हो, जैसे कि सूर्य, जिसके बारे में मैंने परसों दिन के कार्यक्रम में चर्चा करी थी, तो सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में अगर नीच के हो रहे हों तो यहां पे आपको सबसे पहले इस बात पे फोकस करना चाहिए कि आपका डेली रूटीन कैसा है। समझ में आ रही होगी बात कि डेली रूटीन और जागने और सोने का समय कैसा निर्धारित कर रखा है आपने। साथ ही साथ व्यक्ति के बड़ों के साथ संबंध कैसे बन रहे हैं, उसका जो पब्लिक जो जीवन है डेली बेसिस का, उसमें कैसे मित्र उसके साथ समाहित हो रहे हैं, ये बात पे ध्यान देने की आवश्यकता। कहीं वो गलत संगति में तो नहीं जाए, इस बात का ध्यान रखना है। किसी भी चीज से वो एडिक्ट तो नहीं हो रहा है, इस बात का ध्यान रखने की विशेष आवश्यकता होगी। मंगल जो है वो जन्म कुंडली में बढ़िया बैठे हैं, खराब नहीं बैठे, ठीक है। मंगल का वहां बैठना अच्छा होगा, क्योंकि वस्तुतः वो अपने भाव से पंचमस्थ गए हैं, एकादशवें के कारक गुरु होते हैं, वहां उसके साथ बैठे हैं, पराक्रमी है, पर बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे दो शुभग्रह भी तो बैठे हैं। इस वजह से त्रिक भावों में शुभग्रह का या साहस वाले भाव में शुभग्रह का बैठना व्यक्ति को थोड़ा साहसी कम या थोड़ा डरपोक नेचर का बना देता है। बाहर से करेगा कि मैं बहुत साहसी हूं, पर अंदर थोड़ा बहुत युद्ध से डरता रहता है।
युद्ध प्रिय नहीं होता, क्योंकि 12वें में चंद्रमा बैठे हैं व्यक्ति सुलटा करके, और यहाँ पे शनि बैठे हैं। अब जरा गौर करिए तो चंद्रमा के ऊपर राहु की भी दृष्टि है, चंद्रमा के ऊपर शनि की भी दृष्टि है, और सूर्य हो गए कमजोर। पर षडबल में चंद्रमा फिर भी बलवान होंगे, क्योंकि व्यक्ति का व्यय संतुलित होगा और वो गुरु से केंद्र में है। इस कारण से मंगल से केंद्र में, चंद्रमा से शुक्र केंद्र में, ये तीन तीन ग्रह केंद्र में, साथ ही साथ शनि भी केंद्र में, राहु त्रिकोण में। इसका मतलब है कि इस कुंडली में सबसे ज्यादा अगर कोई ग्रह फ्लक्चुएशन में जा रहा है तो वो चंद्रमा जा रहा है। किसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है? धनेश के ऊपर सबसे ज्यादा ग्रहों का प्रभाव है। ये बात भी बहुत मैटर करता है कि आपकी कुंडली का वो कौन सा ग्रह है जो सबसे ज्यादा सभी तरीके से प्रभावित कर रहा है। ये आज के कार्यक्रम का थंबनेल होगा, आपने तो देख ही लिया है, ये बात है। तो ये इतनी सी बात। यहां राहु का बैठना व्यक्ति के घर में कई बार कलह का वातावरण और दाम्पत्य के सुख को थोड़ी बहुत कमजोरी दे सकता है। मंगल ठीक बताया। बुध जन्म कुंडली में बहुत अच्छे बैठे हैं, खेल के क्षेत्र में, कुश्ती के क्षेत्र में, बैडमिंटन के क्षेत्र में, क्रिकेट के क्षेत्र में, सैनिक सेवा के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, पढ़ाने के क्षेत्र में व्यक्ति काम कर सकता है। सरकारी सेवाओं का लाभ व्यक्ति को थोड़ा कम मिलेगा, हाँ, ऐसा देख रहा हूं। बुध के बाद अगर गुरु की बात करता हूं तो जन्म कुंडली में उत्तर पूर्वा फाल्गुनी के बैठे हैं और बढ़िया बैठे हैं, ठीक है, अनुभव देंगे, पर व्यक्ति घमंडी भी हो सकता है। कई बार वो अपने सामने किसी को समझे ही नहीं और किसी को भी ज्ञान देने लगे। सूर्य नीच के हैं और पीछे राहु बैठे हैं, व्यक्ति के आत्मबल की कमजोरी देखी जा सकती है। सूर्य से गुरु का तीसरे एकादशवें में जाना थोड़ा कमजोर होगा, पर गौर करिए तो सूर्य को किसी ने देखा भी नहीं है, और ठीक आगे शनि का बैठना, पीछे बुध और राहु का बैठना सूर्य की स्थिति को थोड़ा फ्लक्चुएशन में या थोड़ी सी कमजोरी दे सकता है। क्लियर है? ये बात मैं गुरु के बारे में चर्चा कर रहा था। गुरु की 5वीं दृष्टि यहाँ के लिए अच्छी, यहाँ के लिए भी सामान्यतः अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ के अधिपति अगर छठे में बैठे हैं तो व्यक्ति की संपत्ति कोई हड़प नहीं सकता, और उसको जो उसका अधिकार है वो उसको मिलके ही रहता है। गुरु की 9वीं दृष्टि यहाँ बहुत अच्छी, और लाभेश के साथ बैठना व्यक्ति जीवन में जो भी प्राप्त करना चाहता है उसको वो मिल जाता है। क्लियर है चीजें? शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ के लिए लाभदायक, शनि की तीसरी के बाद 7वीं दृष्टि यहाँ के लिए भी अच्छी होगी, पर चंद्रमा के लिए थोड़ी सी कमजोरी हो सकती है। मन न लगने की शिकायत वाली बात मैंने वही कही थी। और शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ इतने सारे ग्रहों के प्रभाव में थोड़ी थोड़ी कमजोरी देने के साथ साथ व्यक्ति के भाग्य का बल भी मिलेगा और गुरुत्व भी बढ़ेगा, साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन में भाग्य का बल भी बढ़ेगा और व्यक्ति के जीवन में थोड़ा आलस्य भी बढ़ेगा। ये चीजें दिख सकती हैं। दशाओं के क्रम में अगर मैं बात करूं, गुरु की बात थी, शुक्र की बात अगर कर दूं तो शुक्र ठीक है इस कुंडली के लिए, वो बहुत अच्छे तो नहीं होते, लेकिन पंचमेश होकर के परिवर्तन कर रहे हैं तो योग बन रहा है। साहस थोड़ा बहुत शुक्र की दशा में व्यक्ति करेगा कि धन इकट्ठा कर लूं, कुछ धन ज्यादा कमा लूं, थोड़ा धन की चिंता भी करे। दाम्पत्य में कई बार व्यक्ति जो होता है वो कमजोर हो जाता है। वैसे इनकी कुंडली में बुध अस्त होने के बावजूद भी व्यक्ति के नेचर को सही नहीं रख रहे हैं, ये इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। व्यक्ति का स्वभाव गलत ना हो, इस बात पे ध्यान देना है। व्यक्ति जो है वो बुद्धिमान होगा, यशस्वी होगा, ग्रास्प कैपेसिटी बहुत अच्छी होगी, समझने की और तार्किक क्षमता की कमजोरी नहीं होगी। लेकिन हाँ, हो सकता है कि जब वो संपत्ति इकट्ठा करने चले तो थोड़ी बहुत मशक्कत हो, यानी कि बुध की दशा में जब व्यक्ति इन सब चीजों का प्रयास करेगा तो वो फेवर में होने के बावजूद भी थोड़ी सी कमजोरी दे सकते हैं। क्लियर है? अगर भवन वगैरह इकट्ठा करना हो तो शुक्र की दशा काम करेगी, शनि की दशा काम करेगी, गुरु की दशा काम करेगी, और इन सब में अगर बुध का अंतर आए तो सपोर्ट मिल सकता है। धन इकट्ठा करने के बारे में मैंने ये बात कही। अगर करियर को लेकर के कोई भी कमजोरी दिख रही हो तो गुरु की दशा का इंतजार कर लेना चाहिए, मतलब गुरु की दशा आपके लिए सपोर्टिव है, और उसके बाद बुध की दशा भी व्यक्ति को सपोर्ट कर सकती है। शुक्र की दशा भी व्यक्ति को बाहर जाने के लिए लाभदायक हो सकती है। इनकी कुंडली में चंद्रमा की दशा अच्छी जाएगी, व्यय को संतुलित करेगी और व्यक्ति के वाणी के प्रभाव को प्रबुद्ध बनाएगी। गुरु और चंद्रमा का एक दूसरे से केंद्र में होना ये बहुत ही जातक के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। पर कमजोरी क्या है? मैंने बात बताई थी 3 चीजें, गुरु का त्रिक भाव में जाना, सूर्य का नीच होना और चंद्रमा का 12वें होना। ये ठीक नहीं होता, भाव के आधार पर ये चीजें ठीक नहीं होती हैं। दाम्पत्य ठीक है, पत्नी नौकरी करने वाली और प्रोफेशनलिज्म को रखने वाली होती हैं। मंगल का बैठना, यहाँ पे मंगल जो है वो जन्म कुंडली में तीसरे भाव में बैठे हैं, चंद्रमा से केंद्र में, चंद्र कुंडली से व्यक्ति मांगलिक है, ऐसी स्थितियां बनती हैं। नवांश कुंडली से भी व्यक्ति मांगलिक है, ये स्थिति बनती है। और शुक्र का और 12वें बैठना व्यक्ति को थोड़ा, व्यक्ति की पत्नी को थोड़ा बहुत खर्चीला बना सकता है, या व्यक्ति पत्नी के ऊपर खर्च करता है। ये बात यहां तक इतनी। पत्नी धार्मिक होंगी और उनका अलग नेचर होगा जो परिवार को प्रभावित करेगा।
दाम्पत्य ठीक है, दाम्पत्य को लेकर के कोई समस्या नहीं है, क्योंकि दाम्पत्य के जो अधिपति हैं वो दाम्पत्य के कारक शुक्र के साथ बैठे हैं, मंगल के साथ बैठे हैं, तो थोड़ा बहुत स्वार्थी या थोड़ा बहुत जिद पत्नी के नेचर में देखने को मिल सकता है। ये इतनी सी बात है। षडबल में सूर्य कमजोर है, सूर्य को अर्घ, रविवार को नमक, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ याद करा दीजिए, और व्यक्ति जो है वो किसी मंदिर का प्रत्येक दिन दर्शन करता रहे और शिव जी को जल अर्पित करता रहे। ये इतनी सारी चीजें व्यक्ति करे तो लाभदायक स्थितियां बन जाती हैं। अभी बच्चा छोटा है, प्रत्येक पल आपको संपर्क में रहना चाहिए किसी ज्योतिषी के। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।